देश भर में चुनावी शोर है। 2 चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। 7 मई को थर्ड फेज की वोटिंग के लिए देश की 93 लोकसभा सीटों पर सबकी नजर है और तीसरे चरण को लेकर पार्टियां गुड़ा भाग करने में लगी हुई हैं। बात छत्तीसगढ़ की ठेठरी की हो या फिर चौसेला की हो, देहरौरी हो या फिर आइरसा की हो, छत्तीसगढ़ के किसी भी व्यंजन का आप नाम ले लीजिए, ज्यादातर की बुनियाद एक ही है, चावल। राज्य की सामाजिक संरचना का भी यही हाल है। करीब 52% पिछड़े, 30% अनुसूचित जनजाति और 12% अनुसूचित जाति वाले इस राज्य में हर सियासी चर्चा जातीय गुणा गणित पर आकर टिक जाती है। बीजेपी बेशक ही राष्ट्रवाद, राम मंदिर और धारा 370 का जोर शोर से प्रचार कर रही हो और कांग्रेस न्याय गारंटी को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरा जोर लगा रही हो, लेकिन ये दोनों दल जानते हैं कि आखिर जीत उसी के हाथ लगेगी जो कि जातीय समीकरणों को अपने हक में साधने में सफल रहेगा। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में दुर्ग के साथ साथ जिन 6 लोकसभा सीटों पर नजर है उसमें शामिल है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़ और जांजगीर चांपा। यहां पर पड़ने वाले हैं वोट और जो जातीय संतुलन पर जोर राज्य के दूसरे इलाकों से कहीं ज्यादा यहां पर नजर आता है। किसी भी दल के नेता से आप बात कर लीजिए कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की बजाय गोंड, बैगा, मुरिया, हलवा, भैना, भरिया और इसके साथ ही नगेशिया जैसे समुदायों का मंत्र और मंत्र की तरह इनका जाप करते हुए ये नजर आते हैं। सबसे पहले हॉट सीट कौन सी है? रायपुर की। छत्तीसगढ़ की हॉट सीट पर बीजेपी ने 8 बार के विधायक और प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहलाए जाने वाले बृजमोहन अग्रवाल को उतार दिया है। तो कांग्रेस की तरफ से एनएसयूआई से सियासी सफर शुरू करने वाले और 2018 के विधानसभा चुनाव में रमन सरकार के कद्दावर मंत्री राजेश मूणत को शिकस्त देने वाले विकास उपाध्याय पर दांव खेला है। अगर रायपुर के जातीय समीकरण को आप समझेंगे तो यहां पर कुर्मी, साहू, सतनामियों की संख्या 8 लाख से ज्यादा है, जबकि अनुसूचित जाति लगभग 3 लाख के ऊपर है। अनुसूचित जनजाति 1 लाख से ज्यादा है और मुस्लिम करीब 88,000 यहां पर नजर आते हैं। लेकिन मुद्दे क्या क्या हैं? रायपुर के मुद्दे तो बहुत ज्यादा देखिए नहीं है। जो केंद्र के कार्य हैं उनके प्रति लोगों में सराहना का भाव है, इसीलिए कोई बड़ा मुद्दा इस तरीके का प्रभावी नजर नहीं आता। लेकिन कांग्रेस ने जिन मुद्दों को उठाया वो मजदूरों का पलायन है, बढ़ता हुआ अपराध है और युवाओं में बढ़ती हुई बेरोजगारी है। और कांग्रेस इन मुद्दों के साथ मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हुई नजर आती है। इसी बीच में आदिति नागर मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। आदिति, प्योर पॉलिटिक्स जरा बता दीजिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सीट पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस बार जिन सीटों पर चुनाव होना है यह बताया जाता है कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो जातीय समीकरण है। कोई मुद्दा नहीं, कोई राष्ट्रवाद नहीं, विकास नहीं, लेकिन सर्वोपरि जातीय गणना, कौन किस पर भारी, इसकी तस्वीर नजर आती है। जरा रायपुर के बारे में डिटेल देंगे आदिति। देखिए, आपने पहले ही बताया बृजमोहन अग्रवाल और कद्दावर चेहरे, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है ये। हालांकि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में ये चाहती है कि राष्ट्रवाद और नेशनल मुद्दे, 370, राम मंदिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और उनके द्वारा किए गए कामों पर ही वोट डाला जाए। वहीं विपक्ष ये चाहता है कि वोट इस बार जाति पर पड़े। लेकिन क्योंकि आपने रायपुर की बात कही, बृजमोहन अग्रवाल को उतारा है और देखिए सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन मैदान में है। रायपुर प्रतिष्ठित सीट पर भाजपा ने 8 बार के विधायक और प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले बृजमोहन अग्रवाल को उतारा है। कांग्रेस ने एनएसयूआई से सियासी सफर शुरू करने वाले और 2018 के विधानसभा चुनाव में रमन सरकार ने कद्दावर मंत्री राजेश मूणत को शिकस्त देने वाले विकास उपाध्याय पर दांव खेला है। आपने जातीय समीकरण भी बताए, कुर्मी, साहू, सतनामियों की संख्या 8 लाख से अधिक, अनुसूचित जाति 3.6 लाख, अनुसूचित जनजाति 1.5 लाख और मुस्लिम 88,000 हैं। मुद्दे भी देखिए, क्षेत्र में बृजमोहन की लोकप्रियता का कोई मुकाबला नहीं है।
इसलिए रायपुर पे भारतीय जनता पार्टी खुद को सेफ महसूस कर रही है। केंद्र के कार्यों के प्रति भी लोगों की सराहना है, इसीलिए कोई बड़ा मुद्दा प्रभावी नहीं है। और फिर अगर जाति की बात हो तो ब्रजमोहन अग्रवाल भी यहाँ पर हावी हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है, जैसा आपने अभी कहा था कि कांग्रेस मजदूरों के पलायन, बढ़ते अपराध, युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे को बनाकर मतदाताओं में अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये तो हुई रायपुर की बात, पर एक ओवरऑल इम्पैक्ट की बात आपको बताती हूँ। इस बार कांग्रेस ने एक दाव खेला है। 25 साल बाद भले ही वो सीट जो है वो रायगढ़ है, जहां पर एक प्रत्याशी को उतारा है, जो 25 साल बाद केंद्र की राजनीति में लौटा सारंगगढ़ का राज परिवार है। राज परिवार और ऐसे जो इलाके हैं वहां पर राज परिवार का एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। ठीक वैसे ही जैसे खुद अपने ही जगह से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भोपाल से लड़े थे, नहीं जीत पाए थे, तो इस बार वो जहां के राजा हैं वहां से लड़ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंट है। कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में उस सीट से कॉन्फिडेंट है। वैसे ही आपको बता दें कि रायगढ़ से सारंगगढ़ राजघराने की डॉक्टर मेनका देवी सिंह बनी कांग्रेस उम्मीदवार। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे राधेश्याम राठिया को उतारा है मैदान में। अब आप देखिए ये सीट क्या है। यहाँ जो ये राज परिवार है, छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ राज परिवार के सदस्य लगभग 25 वर्षों तक चुनावी राजनीति से दूर रहने के बाद एक बार फिर रायगढ़ लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये वो महिला है, मेनका, अगर उनकी बात करें 4 बार कांग्रेस के लिए जीती हुई सीट है ये। और जो ये महिला है जिनको उतारा है, यहाँ पर जैसे अगर 15 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं तो कांग्रेस ने 7 बार सारंगगढ़ राज परिवार के सदस्य को मैदान में उतारा है। राज परिवार के सदस्य ने कांग्रेस की उम्मीदवार के रूप में 4 बार रायगढ़ लोकसभा सीट भी जीती है। और इसका पीछे जरा बैकग्राउंड ये है कि 1962 में इस सीट पर पहली बार जो लोकसभा चुनाव हुए, इसमें पूर्व जशपुर राज परिवार के सदस्य विजय भूषण सिंह ने अखिल भारतीय राम राज्य परिषद के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी। यानी कि इस बार राज परिवार पे जो दाव खेला है वो भी कांग्रेस मान रही है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट देकर मानेगी। एक जल्दी से क्विक एड ऑन अदिति कि विकास उपाध्याय जो कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, वो राहुल गांधी के ब्लू आइड बॉय माने जाते हैं, मतलब बहुत करीबी माने जाते हैं। लेकिन जाहिर है कि यूथ है, युवाओं के बीच में उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन ब्रिजमोहन जो हैं वो खांटी राजनीतिज्ञ हैं, मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन छत्तीसगढ़ की राजनीति में बिताया है। तो पलड़ा किस तरीके का नजर आता है दोनों नेताओं का जमीन पर पकड़ के लिहाज से? रायपुर के लिहाज से तो ब्रिजमोहन अग्रवाल की लोकप्रियता, उनकी राजनीतिक पकड़ का कोई भी जैसे कोई सरपास ही नहीं कर सकता। हाँ, आपने सही कहा कि विकास उपाध्याय ब्लू व्हाइट बॉय हैं। और कांग्रेस के लिए शुरुआत में तो ये आज माहौल फिर भी कांग्रेस को लगता है कि उसके पक्ष में है, लेकिन जब टिकट वितरण हो रहा था तो कांग्रेस में कोई तैयार नहीं था टिकट लेने को। और खास तौर पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, क्योंकि वहां पर हालिया में चुनाव हुए थे अभी। जाहिर तौर पे चुनाव में पैसा लगता है, तमाम चीजें होती हैं। कई सारे लोग नहीं उतरना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि ना तो वो चुनाव जीत पाएंगे और ना वो टिकट लेना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में इस बार जो चुनाव मैदान में उतरे हैं, उनका भी एक अलग जगह होगी कांग्रेस परिवार के या कांग्रेस संगठन के उस लिहाज से ऐसी स्थिति में। लेकिन क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अभी सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी ने की है, कांग्रेस का ये मानना है और जमीन पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा जाति समीकरण करने के बावजूद भी जातियां असंतुष्ट हैं। ऐसी स्थिति ने एक युवा चेहरे को उतारा है। लेकिन अगर रायपुर की बात करें तो ब्रिजमोहन अग्रवाल के सामने कोई सहानी नहीं है जो उस सीट पर अपना चमत्कार दिखा सके। ठीक है आदिति, मैं लौटती हूँ आपके पास। बात बिलासपुर की करते हैं और रायपुर की आपने रायपुर का पूरा एनालिसिस सुना आदिति के जरिए। बिलासपुर की मैं बात करूंगी क्योंकि बिलासपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, हाई प्रोफाइल सीट है और बीजेपी ने लोरमी के पूर्व विधायक तोखन साहू को यहां पर चुनावी नैया पार लगाने की जिम्मेदारी दे दी है। तो कांग्रेस की तरफ से भिलाई नगर से विधायक और सूबे की राजनीति में बड़े चेहरे के रूप में अपनी पहचान बना चुके देवेंद्र यादव को मैदान में उतारकर मुकाबले को कड़ा कर दिया है। अगर बिलासपुर के जातीय समीकरण की बात करेंगे तो आदिवासी बाहुल्य सीट होने की वजह से यहां पर इस समुदाय का खासा प्रभाव है और इस समुदाय के करीब 2.5 लाख वोटर हैं। तो 2,25,000
साहू वोटर्स हैं, 1,85,000 यादव वोटर्स हैं और चुनाव के नतीजों के निर्धारण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन प्रमुख मुद्दे क्या हैं? बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तोखन साहू की उम्मीदवारी ने बीजेपी के लिए किसानों के मन में एक माहौल बना दिया है और कांग्रेस है जो बेरोजगारी, रेल सेवाओं का विस्तार न होने जैसे मुद्दे उठाती हुई नजर आ रही है। आदित्य, किसानों का जिक्र हुआ है, जातीय समीकरण तो है ही यहां पर जिसको साधने की कोशिश है, लेकिन किसानों का मुद्दा सिर्फ छत्तीसगढ़ तक लिमिटेड नहीं है। किसानों की नाराजगी को बीजेपी ने हर जगह दूर करने के लिए कोशिशें की है, कहीं पर दूर कर पाई, कहीं पर नहीं कर पाई। तो क्या एक चेहरे को उतारने के साथ बीजेपी छत्तीसगढ़ में उसको कम कर पा रही है क्या? कोशिश यहाँ पर की गई है, लेकिन आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जब छत्तीसगढ़ गए थे तो वहां पर किसानों को लेकर जो उन्होंने बात कही, एमएसपी को लेकर बात कही, सीधा सीधा उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश कही कि कुछ भी पिछले 5 सालों में किसानों के हित का काम नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर जमीन पर, जैसे आपने कहा कि भाजपा ने अपने गढ़ माने जाने वाली जो हाई प्रोफाइल सीट है उस पे जो विधायक उतारे हैं, तमाम तरीके के जो आपने, एक तो देखिए समाज वाइज भी साहू तोखन समाज को चुनावी नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी दी है। तो अगर बिलासपुर भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की अच्छी सीट मानी जाती है और इसके अलावा अगर जातीय समीकरण भी देखें तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छी सीट मानी जाती है। लेकिन अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी है तो वो यही बात है कि वहां पर जो किसान परिवार हैं उनकी असंतुष्टि वहां पर है और कांग्रेस उसी असंतुष्टि को, क्योंकि प्रमुख मुद्दे क्या हैं, जैसे कहा भाजपा किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष तोखन साहू के उम्मीदवार से भाजपा के लिए किसानों के मन में माहौल बनाना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस बेरोजगारी तथा रेल सेवाओं के साथ साथ किसानों के मुद्दे को और उठाना चाहती है कि ये सिर्फ प्रत्याशी और चुनाव जीतने के लिए है। दरअसल में इसके पीछे की वजह कुछ और है। तो जाहिर तौर पे यहाँ पर आमने सामने है, लेकिन फिर भी बिलासपुर की अगर सीट देखे आदिवासी बहुल्य सीट होने के कारण यहाँ का समुदाय का जो खासा प्रभाव है आदिवासी का, और भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि आदिवासियों के बीच में हमारी पकड़ अच्छी है, चाहे फिर वो पूरा जो बेल्ट है राजस्थान हुआ, चाहे फिर वो पूरा जो इस तरह का बेल्ट है यहाँ तक कि छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर कांटे की टक्कर है। और इसके साथ साथ करीब 2.5 लाख वोटर जो हैं वो आदिवासी समुदाय के हैं, वहीं 2.25 लाख साहू के हैं, इसका भी आधा भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है और करीबन 1.25 लाख यादव वोटर हैं। ये कहीं ना कहीं डिवाइड होगा। तो भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर में खुद को कंफर्टेबल मानते हुए भी टक्कर में यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है आदित्य, मैं लौटती हूँ। कैलाश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरे छत्तीसगढ़ को के सिनारियों को समझते हुए कैलाश आपके पास आते हुए, ये जो अब वोटिंग इन सीट्स पर होनी है, आज हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो वो जाति का मुद्दा है। कहा जाता है ना कि जाति ही पूछो जनता की। टिकट बंटवारे में ये हुआ, वोटिंग के समय इसी को साधने की कोशिश, इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा इन सीटों पर आपको होने वाली वोटिंग में नजर आने वाला है? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात कर दूं, छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनजाति को लेकर एक बड़ा मुद्दा सामने हर समय हर चुनाव में रहा है। लेकिन अभी जो 7 सीट जो होने वाला है उस पर जातिवाद का मुद्दा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। केवल है वो राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं, जो मोदी के जो नीति है उस पर लेकर यहाँ पर मतदान होने की तैयारी चल रही है। अगर रायपुर की बात करूँ तो रायपुर में खास करके कोई जाति का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पर केवल वोट प्रतिशत का मुद्दा है कि कितनी वोट प्रतिशत बढ़ाई जा सकती है और कितने वोटों से ये सीट जो है वो जीती जा सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो चल रहे हैं। ठीक है कैलाश, मैं लौटती हूँ आपके पास क्योंकि अलग अलग सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं। हमने बात रायपुर की कर ली, हमने बिलासपुर की बात कर ली, लेकिन इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट सीट है वो है जांजगीर चांपा की। जांजगीर चांपा बहुत महत्वपूर्ण है और अनुसूचित जाति के लिए ये आरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है और बीजेपी ने यहाँ से विद्यार्थी परिषद से राजनीति शुरू करने वाले कमलेश जांगड़े को उतारा है। तो कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हारे हुए अपने पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया पर भरोसा जता दिया। डहरिया वंचित वर्ग के वोटर्स में बहुत लोकप्रिय नजर आते हैं और जांजगीर चांपा में जातिगत समीकरण अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुल वोटर्स में 25% अनुसूचित जाति हैं। पिछड़ा वर्ग के 42% वोटर्स के साथ ये निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। सामान्य और अनुसूचित जनजाति के वोटर भी चुनावों का रुख तय करने में ठीक ठाक भूमिका निभाते हैं।
अगर यहां पर आप मुद्दों की बात करेंगे तो कृषि है, और कृषि से जुड़े हुए जो वोटर्स हैं वो ज्यादा होने की वजह से दोनों प्रमुख दलों का जोर किसानों को अपनी तरफ करने पर रहता है। चुनाव के दौरान किसानों से संबंधित मुद्दे केंद्र में आ जाते हैं और क्षेत्र की महिला वोटर राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना को पॉजिटिव कदम के रूप में देखती हुई नजर आती हैं। महतारी वंदन योजना और बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक जिस पर इस बार निर्भर नजर आ रही है वो है फीमेल्स, महिलाएं, जिसका प्रधानमंत्री मोदी हर एक मंच से जिक्र भी करते हैं। तो यहां अगर आप वैसे राजनीतिक समझ की बात करेंगे तो यहाँ की महिलाएं उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भले ही ना हो, लेकिन अपने अपने प्रत्याशी और दिए गए वोट के सहारे तो चुनने में अपने आप को वो ठीक पाती हैं, सक्षम पाती हैं। तो क्या इन सब चीजों से वो लाभान्वित महसूस करती हैं? उनको लगता है कि इससे उनको फायदा होगा, जो केंद्र की योजनाएं हैं वो पहुंचेंगी राज्य तक इन सीटों के जरिए? तो बिल्कुल, केंद्र की जो योजनाएं हैं उनका लाभ बराबर महिलाओं को मिल रहा है और वो महिलाएं जो लाभ ले रही हैं वो बिल्कुल बीजेपी की तरफ रुझान मिल रहा है। ग्रामीण महिलाओं की जहां तक बात करूं तो महतारी वंदन योजना का जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ है, ग्रामीण की तरफ, लेकिन शहरी जो वोटर्स हैं वो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर प्रभावित हुए हैं। लेकिन केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको लेकर जो आम जनता है वो प्रभावित हुआ है और इसी प्रभाव को देखते हुए आज जो रुझान और झुकाव जो मिल रहा है वो बीजेपी की तरफ मिल रहा है। अगर जांजगीर चांपा की बात करूं तो जांजगीर चांपा में शिव डहरिया जो है वो विपक्ष में है, अब कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी पहले ये कांग्रेस का जब यहाँ पर राज्य था तो कांग्रेस में ये एक मंत्री, कद्दावर मंत्री के रूप में थे और कद्दावर मंत्री होने के साथ साथ आज उनको सांसद की प्रत्याशी बनाया गया है और प्रत्याशी होने के साथ साथ जांजगीर चांपा में एक विशेष प्रभाव भी इनका पहले से रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पहले विधायक भी रह चुके हैं। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, कैलाश बने रहेगा। देखिए, जांजगीर चांपा की हमने बात कर ली, अब जरा कोरबा का एक बार जिक्र कर लेती हूँ, फिर कैलाश आपके पास फिर से आऊंगी। कोरबा की अगर हम बात करेंगे तो 2008 का परिसीमन हुआ और उसके बाद ये सीट यानी कि कोरबा सीट वजूद में आई और बीजेपी ने यहां से पूर्व सांसद सरोज पांडे को टिकट दिया, तो कांग्रेस ने मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत पर ही भरोसा जताया है। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की पत्नी है ये, और इस इलाके के जातिगत समीकरण को देखा जाए तो संसदीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की 44% आबादी बहुत हद तक ये तय करती है कि ताज किसके सिर पर सजेगा। अनुसूचित जाति और मुस्लिम समुदाय के वोटर भी प्रत्याशियों के लिए अहम माने जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो यहाँ पर पलायन का है। इस मसले पर कमोबेश सभी दल कुछ सकारात्मक काम करने का वादा जरूर करते हैं, लेकिन मतदाताओं को निराशा ही हाथ लगती है। इस बार स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस उम्मीदवार खुद विपक्षी प्रत्याशी को बाहरी बताकर मतदाताओं को अपनी तरफ करने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। कैलाश, आपको लगता है कि ये बाहरी वाला जो मुद्दा है ये बहुत इंपैक्टफुल नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस तो पहले से यहां पर मजबूत है, लेकिन इस मुद्दे के साथ साथ अगर बीजेपी के कैंडिडेट को वो बाहरी बताती है तो कुछ प्लस में कर पा रही है क्या अपने लिए? और यहां का जरा जातिगत समीकरण बताइए कि प्रत्याशियों के लिहाज से वो कहां टिल्टेड और कैसे नजर आता है? देखिए, अब रायगढ़ की एक बार बात कर लेते हैं। रायगढ़ में बीजेपी ने पिछली बार की विजेता गोमती साई का टिकट काट दिया है और यहां पर राधेश्याम राठिया को उम्मीदवार बना दिया है। कांग्रेस की तरफ से राज्य की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय मेनका सिंह को चुनावी मैदान में यहां से उतारा गया है। अगर आप जातीय समीकरण की यहां पर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों में अहम माने जाने वाली रायगढ़ में सामाजिक समीकरण अनुसूचित जनजाति के पक्ष में झुके हुए हैं। क्षेत्र की जो 44% आबादी है वो इसी समुदाय की है। अनुसूचित जाति के वोटर भी एक्स फैक्टर की भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। क्षेत्र में जनजाति समुदाय की बहुलता होने की वजह से समुदाय से जुड़े हुए क्षेत्रीय मुद्दे ही केंद्र में रहते हैं और इस बार क्षेत्र के युवाओं में बढ़ती हुई बेरोजगारी चुनाव में वोटों के निर्धारण में अहम भूमिका निभा सकती है। सरगुजा की अगर हम बात करेंगे तो सरगुजा से सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कौन कौन मैदान में है। आदिवासी बेल्ट के रूप में मानी जाने वाली सरगुजा सीट पर इस बार बीजेपी ने 2023 में कांग्रेस छोड़कर आए चिंतामणि महाराज को मैदान में उतारा।
कांग्रेस ने पूर्व मंत्री की बेटी शशि सिंह को टिकट देकर मुकाबले को मजबूत किया है। यहां का जातिगत समीकरण क्या कहता है? क्षेत्र में संत गहरा गुरु के अनुयायियों का खासा प्रभाव नजर आता है और ऐसे में बीजेपी ने इस परिवार के चिंतामणि को उतारकर सामाजिक समीकरण को पक्ष में करने की कोशिश की है। गोंड समुदाय भी महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका यहां पर निभा सकते हैं। मुद्दे यहां के क्या क्या है? पेयजल की समस्या प्रमुख चुनावी मुद्दा, हर बार की तरह। क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए कोई बड़ा संस्थान का ना होना मतदाताओं के लिए वोट के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। कैलाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। कैलाश, इससे पहले मैंने 3 सीटों का और जिक्र कर लिया है, मैं चाहूंगी कि उन 3 सीटों पर आप फोकस करते हुए नजर आए और साथ ही मैं 2 मुद्दे और जोड़ना चाहूंगी। एक तो बीजेपी के संकल्प पत्र में नक्सलवाद का मुद्दा बहुत बड़ा है। वो मुद्दा क्या सिर्फ नक्सल ग्रसित सीट्स पर इंपैक्टफुल है या ओवरऑल छत्तीसगढ़ में उसका इंपैक्ट नजर आता है? और दूसरा, जरा जातिगत समीकरण भी इन सीट्स के समझाइएगा। जी, सवाल फिर से दोहराइए, कौन सी सीटें हैं जरा बताइए। जी, मैं मैंने इससे पहले जो बात की है, खासतौर पर मैंने अलग अलग सीट्स की बात की है, जिसमें कोरबा एक शामिल रही है, रायगढ़ इसमें शामिल रही है। इन दोनों को जरा ब्रीफ करिएगा कैलाश कि जातिगत समीकरण यहाँ कितने नजर आते हैं, और नक्सलवाद का मुद्दा तो मैंने जिसका जिक्र आपसे किया है। जी, कोरबा की अगर की बात करें तो कोरबा से जो यहाँ पर ज्योत्साना महंत जो है वो सांसद है। इसके पहले भी यहाँ पर वो सांसद रह चुके हैं और यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ है। इसके ठीक विपक्ष में बीजेपी से सरोज पांडे जो है वो मैदान में है। सरोज पांडे भी बीजेपी के कद्दावर नेत्री में यहाँ पर हैं और राष्ट्रीय नेत्री के रूप में उनको जाना जाता है। दोनों चेहरा आमने सामने हैं कोरबा में, और आमने सामने होने के नाम से यह सीट जो है वो कांटे की टक्कर में है। अगर कि जाति समीकरण की बात करूँ तो जाति समीकरण यहाँ पर उतना मुद्दा नहीं है जितना कि यहाँ पर राम मंदिर को लेकर और महतारी वंदना योजना को लेकर लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात करें तो महतारी वंदना योजना से लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे बहुत प्रभावी नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि मुझे याद है प्रधानमंत्री जब पहुंचे यहाँ पर चुनावी सभा करने के लिए तो उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया और उसकी वजह बहुत साफ है, क्योंकि रिश्ता रहा है छत्तीसगढ़ से प्रभु श्री राम का। तो जाहिर है कि उसका जिक्र उनको करना था। लेकिन क्या वोटर्स के लिहाज से ये मुद्दा छत्तीसगढ़ में इतना इंपैक्टफुल है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी जो राम मंदिर के मुद्दा है, राम मंदिर का लोग जेहान से अभी उतरा नहीं है।